नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड स्पेशल क्लासेस सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए यहाँ के लोक नृत्य, लोकगीत, यहाँ के उत्सव, यहाँ की भाषा, इनको लेकर के इम्पोर्टेंट सवालों को कवर करते हैं। इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट यहाँ के प्राचीन स्थल हैं, प्राचीन या इम्पोर्टेंट स्थल हैं, उनको भी शामिल किया है। उनके भी एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी उत्तराखंड कल्चरल एमसीक्यू सीरीज की चौथी वीडियो होगी। इससे पहले 3 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं। 3 क्लासेस में टोटल 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर आपने उन 3 क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, पिथौरागढ़ की सौर घाटी में धान रोपाई के समय हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है। क्या ये सही है? देखिए, जो हिल जात्रा उत्सव है कहाँ पर मनाते हैं? इसे पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही है। यह उत्सव एक प्रकार का कृषि उत्सव है, कृषि से संबंधित उत्सव है। कब मनाया जाता है? विशेषकर ये मनाया जाता है धान की रोपाई के समय। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। इस उत्सव को नेपाल की देन माना जाता है। पेपर में पूछा गया था इसकी शुरुआत किसने करी, तो गोरखा शासकों के द्वारा इसे शुरू किया गया। नेपाल से आया, इसे माना जाता है, नेपाल की देन माना जाता है। नेपाल में इसे इंद्र जात्रा के नाम से जानते हैं। यहां पर हिल जात्रा, वहां पर इंद्र जात्रा। ठीक है, धान की रोपाई के समय होता है। दूसरा, हिल जात्रा उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट प्रकार के नृत्य इसमें किए जाते हैं। एक होता है स्वांग नृत्य और एक होता है हिरण चितल नृत्य। ये दोनों नृत्य किस उत्सव से संबंधित हैं? हिल जात्रा उत्सव से संबंधित हैं। पिथौरागढ़ में होता है, धान की रोपाई के समय होता है। हिल जात्रा उत्सव या जब ये नाटक का आयोजन होता है, इसमें जो मुख्य कलाकार होता है उसे क्या कहा जाता है? मुख्य कलाकार को इस उत्सव के लखिया भूत कहा जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, पूछा जाएगा। यहां पर आपके दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला, गाड़ू घड़ा यात्रा का संबंध निम्न में से किन जनपदों से है? देखिए, गाड़ू घड़ा यात्रा का संबंध किस यात्रा से है, किस धाम से है? अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से इसका आंसर कर जाएंगे। गाड़ू घड़ा यात्रा होती क्या है? बेसिकली हर साल जब 4 धामों के कपाट खुलते हैं, विशेषकर बद्रीनाथ धाम के कपाट जब खोले जाते हैं, तो उस कपाट खुलने से पहले टिहरी में एक प्रक्रिया होती है। टिहरी में जो टिहरी राज दरबार है, उसके भीतर वहां की जो विवाहित महिलाएं हैं, उनके द्वारा तिल का तेल तैयार किया जाता है। उसे एक चांदी के कलश में भरा जाता है और उस चांदी के कलश को, जिसमें तिल का तेल होता है, बद्रीनाथ धाम पहुंचाया जाता है। वहां पर जब कपाट खोले जाते हैं तो सबसे पहले जो अभिषेक होता है उनका, उसी तेल से किया जाता है और फिर उसी तेल से वहां पर अखंड ज्योति जलाई जाती है। यानी गाड़ू घड़ा यात्रा का संबंध जो है, बद्रीनाथ धाम कपाट खोले जाने से पहले टिहरी से बद्रीनाथ धाम जो कलश जाता है उससे है। यानी इसका संबंध किससे होगा? टिहरी और चमोली से। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, तो टिहरी राज परिवार की महिलाओं के द्वारा तिलों से तेल निकाला जाता है, फिर उस तेल को एक चांदी के कलश में भर दिया जाता है और फिर यह यात्रा कहाँ जाती है, वह कलश कहाँ जाता है? बद्रीनाथ धाम पहुंचा जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं गाड़ू घड़ा यात्रा। कलश यात्रा भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो टिहरी से चमोली में होती है। महासू देवता का प्रसिद्ध त्योहार जागड़ा किस माह में मनाया जाता है? देखिए, महासू देवता जौनसारी जनजाति के सबसे बड़े देवता हैं महासू देवता। इनका जो सबसे बड़ा त्योहार है वो जागड़ा त्योहार है। जागड़ा त्योहार हर साल भाद्र माह में मनाया जाता है। भाद्र मास में यह त्योहार मनाते हैं। जागड़ा त्योहार किसका त्योहार है? महासू देवता का सबसे प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार के दौरान महासू देवता को टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। ठीक है, जो हनौल मंदिर है किसको समर्पित है? हनौल मंदिर आपका जौनसार क्षेत्र में है, देहरादून के जौनसार क्षेत्र में हनौल मंदिर महासू देवता का मंदिर है। महासू देवता कितने भाई यहां पर हैं? तो 4 भाई ये माने जाते हैं, जिनके नाम पेपर में पूछे गए थे। बासिक महासू,
पाबसिक महासु, बौठा महासु और चालदा महासु। ये 4 महासु भाई हैं जिनकी पूजाएं यहाँ पर होती है। मुख्य रूप से यह जो हनौल मंदिर है 4 भाइयों में से किनको समर्पित है? मुख्य रूप से यह जो बौठा महासु हैं उनको समर्पित है। इतना डीप में नहीं जाता है, लेकिन चारों भाइयों के नाम आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है। ठीक है, इन्हीं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जौनसारी जनजाति में विशेष रूप से मनाया जाता है, जागड़ा त्यौहार। किस माह में मनाते हैं? भाद्र माह में मनाया जाता है। ठीक है, यानी अगस्त सितंबर के मध्य में ये होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 3 युग्म आपको दिए गए हैं। जो टोकरिया मेला है कहाँ लगता है? टोकरिया मेला आपके पिथौरागढ़ में लगता है, सही है। क्यूंसर मेला ये टिहरी गढ़वाल में लगता है, ये भी सही है। रम्माण उत्सव चमोली में लगता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर आपके सभी के सभी सही हो जाएंगे। जो ये टिहरी जनपद है, पिथौरागढ़ जनपद है, चमोली है, जिनके ये आपको मेले उत्सव दिए गए हैं, इनके और भी इंपॉर्टेंट मेले और उत्सव हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में टोकरिया मेला लगता है। इसके अलावा जौलजीवी मेला लगता है, थल मेला यहीं पर लगता है, गबला देव उत्सव यहीं पर आयोजित किया जाता है। एक पेपर में पूछा गया था मोष्टा मानू मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में ही लगता है। ठीक है, बेरी नाग मेला यहीं पर लगता है। इसके अलावा कंडाली उत्सव यहीं पर मनाया जाता है, चैंतौल उत्सव यहीं पर होता है। ये क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हम टिहरी गढ़वाल की बात करते हैं तो नागराजा से मुखे मेला यहाँ लगता है। इसके अलावा सुरकंडा मेला लगता है, क्यूंसार मेला भी टिहरी में लगता है। अगर हम चमोली जनपद की बात करें तो चमोली में रम्माण उत्सव के अलावा हरियाली पूड़ा मेला, क्वेश्चन बनता है आपसे, हरियाली पूड़ा मेला कहाँ लगता है? ये लगता है चमोली में। सिर्फ पूछा होता हरियाली मेला कहाँ लगता है, वो नैनीताल में लगता है। हरियाली पूड़ा मेला चमोली में। इसके अलावा प्रसिद्ध जो गौचर मेला है वो भी आपके चमोली में लगता है। तिमुड़िया मेला यहीं पर लगता है। नौठा कौथिक यहीं पर लगता है। रम्माण उत्सव भी यहीं पर लगता है। ठीक है, अगला, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ के रचनाकार कवि शंकर किसके दरबारी साहित्यकार थे? जो वास्तु शिरोमणि ग्रंथ है, वास्तु शास्त्र से इसका संबंध है, वास्तु शास्त्र के ऊपर यह आधारित है। इस ग्रंथ की रचना 1619 में की गई थी कवि शंकर के द्वारा। शंकर गुरु भी इनको कहा जाता है। जो किसके दरबारी थे? ये श्याम शाह के दरबारी थे। श्याम शाह के कहने पर ही इन्होंने वास्तु शास्त्र के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे वास्तु शिरोमणि कहा जाता है। ठीक है, अगला, दंडेश्वर मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए, जो दंडेश्वर महादेव मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा के जागेश्वर में यह मंदिर पड़ता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जागेश्वर मंदिर समूह में 124 छोटे बड़े सभी मंदिर इसमें शामिल हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह इस मंदिर समूह को माना जाता है। इनमें जो मुख्य मंदिर है उनमें मृत्युंजय मंदिर शामिल है। इसके अलावा दंडेश्वर मंदिर भी शामिल है। अन्य मंदिरों में एक आता है इसमें पुष्टि मंदिर, पुष्टि देवी मंदिर, लकुलिश मंदिर, ये भी जागेश्वर मंदिर समूह के ही हिस्से हैं, उन्हीं मंदिर समूह में शामिल हैं। दंडेश्वर मंदिर भी इन्हीं मंदिर समूह में शामिल है। ठीक है, अगला, मौला राम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला, मौला राम एक चित्रकार ही नहीं बल्कि कवि, दार्शनिक और इतिहासकार भी था। क्या हम मौला राम को एक केवल चित्रकार के रूप में जानते हैं? क्या यह कवि भी था, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था? ऐसे सवाल बन जाते हैं। बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। मौला राम न केवल एक चित्रकार था बल्कि कवि भी था, यह दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। इसने कई सारे ग्रंथों की रचना भी करी जिसमें गढ़ राजवंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम, मनमत सागर, ये सारे ग्रंथ आते हैं। ठीक है, मौला राम आजीवन गोरखपंथ समुदाय का अनुयायी था। क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत हो जाएगा। देखिए, मौला राम अपने शुरुआती दिनों में, शुरुआती जीवन में गोरखपंथ समुदाय का अनुयायी था, यह बिल्कुल सही है। बाद में वह मनमत पंथ से जुड़ गया था, यानी बाद में उसने मनमत समुदाय का अनुयायी बनना स्वीकार किया था। तो आजीवन वो गोरखपंथ समुदाय से नहीं जुड़ा था, बाद में मनमत समुदाय से जुड़ गया, मनमत संप्रदाय से जुड़ा था और मनमत सागर की रचना भी उसने करी थी। तो दूसरा वाला आपका गलत है, केवल पहला सही हो जाएगा। अगर हम मौला राम के जीवन काल को देखते हैं तो 1743 से 1833 तक उसका जीवन काल रहा था। इस दौरान उसे किन किन राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ?
तो कुछ समय के लिए प्रदीप शाह का संरक्षण, बाद में ललित शाह का, फिर प्रद्युमन शाह का, जयकृत शाह का, सुदर्शन शाह का, इन सब का संरक्षण उसे मिलता रहा। पूछा जाएगा सबसे ज्यादा उसको प्रोत्साहन किस पंवार शासक ने दिया, तो मौला राम को सबसे ज्यादा जो प्रोत्साहन मिला वो जयकृत शाह के द्वारा मिला। जयकृत शाह ने मौला राम को 60 गांव दान में दिए थे। इसके अलावा 5 रुपए प्रतिदिन का वेतन भी मौला राम के लिए डिसाइड किया था जयकृत शाह ने। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रोत्साहन मौला राम को जयकृत शाह ने दिया। मौला राम जब अपने चित्र बनाते थे, उनके प्रमुख चित्रों में मोर प्रिया है, नायिका है, दंपत्ति का चित्र है जो प्रद्युमन शाह और उनकी पत्नी का है, मयूरमुखी का है, उत्कंठिता नायिका है, मयंकमुखी है, चंद्रमुखी है, ये इनके इंपॉर्टेंट जो है चित्र हैं। मौला राम अपने चित्रों में चित्रों का विवरण भी देते थे, नाम भी लिखते थे और समय का भी उल्लेख उसमें करते थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। यहां पर आपका केवल पहला सही है। अगला है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। इनमें से गलत कथन कौन सा है देखिए। पंचबद्री समूह में बद्रीनाथ धाम, आदि बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री और बृहद बद्री शामिल हैं। जो पंचबद्री समूह है इनमें बद्रीनाथ धाम है पहले, उसके बाद आदि बद्री हैं, योग बद्री हैं, भविष्य बद्री, बृहद बद्री, ये 5 आते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, योग बद्री में भगवान विष्णु को वासुदेव के रूप में पूजा जाता है, ये वाला सही है। सेकंड भी आपका सही है। जो योग बद्री धाम है यहां पर भगवान विष्णु को वासुदेव के रूप में पूजा जाता है। भविष्य बद्री में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। जो भविष्य बद्री है यहां पर उनके नरसिंह अवतार की पूजा होती है। तो आपके तीनों के तीनों सही हैं। आपसे पूछा कौन सा वाला गलत है, आप कहेंगे सभी कथन यहां पर सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। प्राचीन स्थल जो है हमारे इंपॉर्टेंट स्थल हैं, उनके इतिहास को लेकर के भी हम सवालों को देखेंगे। जैसे मैंने कहा वैसा ही एक सवाल कि मसूरी को एक अंग्रेज हियर्से ने 1811 में एक स्थानीय जमींदार से खरीदा था। मसूरी को एक स्थानीय जमींदार से किसने खरीदा था? एक अंग्रेज अधिकारी था, कैप्टन हियर्से। इसने 1811 में खरीदा, बिल्कुल पहला आपका सही है। मसूरी का सबसे पुराना बाजार लंडौर बाजार है, जिसे 1828 में स्थापित किया गया था। देखिए, अंग्रेज अधिकारी जो ये हियर्से था, इसने 1811 में मसूरी को खरीदा एक स्थानीय जमींदार से और 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया था। ठीक है, बाद में जब मसूरी का विकास शुरू हुआ, यहाँ का सबसे पुराना बाजार स्थापित हुआ, उसे कहते हैं लंडौर बाजार, जिसे 1828 में स्थापित किया गया था। ठीक है, मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। निम्न में से किस त्योहार या उत्सव को जानियो पुनियो नाम से भी जाना जाता है? तो जानियो पुनियो उत्सव ये किस त्योहार का दूसरा नाम है? ये कहा जाता है रक्षाबंधन के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है हर साल श्रावणी पूर्णमासी को यह मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णमासी त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है, जानियो पुनियो नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध नाम इसका रक्षाबंधन है। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन ही एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है चंपावत में, देवीधुरा में बग्वाल मेला, जहां पर पाषाण युद्ध होता है, उसका आयोजन भी रक्षाबंधन पर ही होता है। ठीक है, अल्मोड़ा के द्वाराहाट में हर साल वैशाख माह के पहले दिन और पहली रात को क्रमशः मेले का आयोजन होता है, जिसका प्रारंभ कतूरी शासन काल से माना जाता है। देखिए, अल्मोड़ा में हर साल बैसाख माह में एक मेला लगता है। मेला पहले दिन जो मेला लगता है उसको क्या कहते हैं, और पहली रात को कौन सा मेला लगता है उसको क्या कहते हैं? तो यह मेला जब लगता है, पहले दिन वाले मेले को बिखौती मेला कहा जाता है, और जो पहली रात को लगता है उसे शालदे मेला कहते हैं। मिलाकर हम इसे शालदे बिखौती मेला कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शालदे मेला पहले लगेगा। बैसाख माह के पहले दिन जो मेला लगता है उसे बिखौती मेला, और उस पहले दिन की रात में जो मेला लगता है उसे शालदे मेला कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं मेलों के दौरान झोड़ा और भगनौल नृत्य गीत जो है वो गाए जाते हैं, उनको यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा में यह मेला लगता है, कतूरी काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला, बाघ व घुरड़। यह किसके चित्र हैं? बाघ व घुरड़ ये मौला राम के द्वारा बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। दंपत्ति का चित्र क्या चैतू ने बनाया था? पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा।
जो दंपत्ति का चित्र है यह प्रद्युम्न शाह और उनकी पत्नी का चित्र है, जिसे मौला राम ने बनाया था। चैतू का जो प्रसिद्ध चित्र है वह रुक्मणी हरण चित्रमाला है। 13 चित्रों की वो पूरी चित्रमाला है जिसे वाराणसी कला भवन में रखा गया है। ठीक है, तो रुक्मणी हरण जो चित्रमाला है वो बनाई है चैतू ने, ना कि दंपत्ति। आंख मिचौली, क्या ये माणकू का है? ये आपका बिल्कुल सही है। माणकू के द्वारा आंख मिचौली नाम से एक रंगीन चित्र उसने बनाया था, काफी फेमस इसे माना जाता है। ठीक है, पहाड़ी घसियारे, क्या ये रणजीत सिंह का है? गलत हो जाएगा। पहाड़ी घसियारे जो रचना है यह रचना रणवीर सिंह बिष्ट की है, ना कि रणजीत सिंह की। चौथा वाला गलत है। आपको पूछा है सही कौन सा है, तो केवल पहला और तीसरा, ये दो सही हैं, बाकी आपके गलत हैं, पहला और तीसरा। अगला, दुधारू पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित मानेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? दुधारू पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर साल ये जो मानेश्वर मेला है चंपावत में आयोजित किया जाता है। चंपावत में जो मायावती आश्रम है उसी के नजदीक इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, ठुलखेल गीत के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? चलिए देखते हैं। कुमाऊं में पुरुषों के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। ठुलखेल गीत क्या कुमाऊं में पुरुषों के द्वारा और कृष्ण जन्माष्टमी में गाते हैं? पहला आपका बिल्कुल सही है। भाद्र माह में जुलाई अगस्त के महीने में ही कृष्ण जन्माष्टमी आती है, उसी अवसर पर ठुलखेल गीत गाए जाते हैं। यह केवल पुरुषों के द्वारा गाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठुलखेल गीत के मुख्य गायक को बखड़निया कहते हैं, यह भी सही है। क्वेश्चन बन जाएगा कौन है इसका मुख्य गायक, तो आप कहेंगे बखड़निया। ठीक है, ठुलखेल गीत रामायण की कथा पर आधारित होते हैं, यह भी सही है। जो ठुलखेल गीत हैं जन्माष्टमी के अवसर पर गाए जाते हैं, लेकिन यह गीत आमतौर पर भगवान कृष्ण और श्री राम के जीवन पर आधारित होते हैं, रामायण पर भी आधारित होते हैं, रामायण की कथा पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, यहां पर आपके कौन से कथन सही हैं? यहां पर आपके सभी कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला, बेड़ू पाको 12 मासा गीत को संगीतबद्ध करने का श्रेय किसे जाता है? यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि इसके रचनाकार कौन है। इस गीत के रचनाकार ब्रजेंद्र लाल शाह थे। ठीक है, लेकिन इस गीत को संगीतबद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो मोहन उप्रेती को जाता है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। मोहन उप्रेती और ब्रजेंद्र लाल शाह दोनों ने मिलकर इसे संगीतबद्ध किया था, लेकिन ज्यादा जो श्रेय जाता है, रचना का श्रेय ब्रजेंद्र लाल शाह को है और संगीतबद्ध करने का जो श्रेय है इसको वो मोहन उप्रेती को जाता है। ठीक है, मोहन उप्रेती को लेकर के एक सवाल और आपसे पूछा गया था कि दिल्ली के अंदर पर्वतिया कला केंद्र की स्थापना किसने करी थी? दिल्ली में पर्वतिया कला केंद्र मोहन उप्रेती ने ही बनाया था। ठीक है, इसके अलावा एक और सवाल बना देगा आपसे कि अल्मोड़ा के अंदर लोक कलाकार संघ, इसकी स्थापना किसने करी? लोक कलाकार संघ कहां पर है? अल्मोड़ा में 1952 में बना था। इसे भी मोहन उप्रेती ने ही बनाया था। ठीक है, शुरुआत में इसका नाम द यूनाइटेड आर्टिस्ट अल्मोड़ा रखा गया, बाद में इसका नाम लोक कलाकार संघ हो गया, 1952 में बनी थी। ठीक है, मोहन उप्रेती के बारे में एक और चीज ध्यान रखना, बेड़ू पाको बॉय के नाम से भी इनको जाना जाता है। यह उपाधि इनको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। बेसिकली यह जो गीत है सबसे पहले इसे 1952 में गाया गया था। उसके बाद 1955 में 2 रशिया के जो बड़े नेता थे वो भारत दौरे पे आते हैं, उनके सामने यह गीत गाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू काफी ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं और मोहन उप्रेती को बेड़ू पाको बॉय के नाम से या यह जो संज्ञा है इससे वे संदर्भित करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। ठीक है, तो बेड़ू पाको बॉय भी किसको कहा जाता है? मोहन उप्रेती को ही कहते हैं। ठीक है, कई सारे जो गीत थे भारत के लोक गीत थे उनको वहां पर प्रदर्शित किया गया था, उनमें से जो श्रेष्ठ चुना गया नेहरू के द्वारा वो इन्हीं का ये वाला गीत था। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आभूषण दिए गए हैं, कौन सा आभूषण गलत बताया गया है? देखिए, तुगल कान में पहनते हैं, सही है। गुलबंद गले में पहनते हैं, गोखले बाजू में, इमरती पैरों में पहनी जाती है, ना कि कमर में, तो डी वाला आपका गलत था। ठीक है, खाड़ू लापता, घर जवें, अर्छंदू को ताल और दुर्जन की खचड़ी आदि गढ़वाली नाटक किस प्रसिद्ध नाटककार की रचनाएं हैं? देखिए, खाड़ू लापता, घर जवां, ये सारे गढ़वाली प्रसिद्ध नाटक हैं और ये सारे के सारे गढ़वाली नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? प्रसिद्ध गढ़वाली नाटककार ललित मोहन थपलियाल की ये रचनाएं हैं। ऑप्शन सी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्लासेस पहले हमने जो पिछली हमारी क्लासेस उसमें देखा था कि गढ़वाली का पहला नाटक कौन सा था? गढ़वाली का पहला नाटक जय विजय था
1911 में आया था, भवानी दत्त थपलियाल ने लिखा। गढ़वाली के दूसरे इंपॉर्टेंट नाटकों में ये सारे शामिल हैं जिसके रचयिता ललित मोहन थपलियाल हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा गढ़वाली भाषा का मात्रा सूचक शब्द नहीं है? मात्रा सूचक यानी जो हमें मापन की इकाई के बारे में नहीं बताता है, इनमें से कौन सा वो शब्द नहीं है? देखिए, गढ़वाली में ये जो घाण शब्द होता है किसके लिए इस्तेमाल होता है? एक बार में कूटे जाने वाला या पीसे जाने वाला जो अनाज होता है उसकी मात्रा को घाण कहते हैं। ठीक है, यानी एक बार में आप जितना अनाज पीस सकते हैं उसको कहते हैं ये। दूसरा है बात। बात क्या होती है? बात है आपका एक दिन में जोती जाने वाली जमीन, उसको कहा जाता है बात। ठीक है, कि एक दिन में जितनी जमीन की जुताई होगी उसे बात कहते हैं। यह भी आपका मात्रा सूचक शब्द है। वीलू, हाथ की जो चक्की होती है उसमें एक बार में जितना आप अनाज डाल सकते हैं, मुट्ठी भर में भर के जितना अनाज एक बार में डाल सकते हैं उसको कहा जाता है वीलू। यह भी मात्रा को दर्शा रहा है। बरो बरो क्या होता है? बरो बरो किसी तीखी चीज के लिए या जो कोई ऐसी चीज जिसमें मिर्ची डली हुई है उसके लिए कहते हैं। तो बरो बरो जो है ये स्वाद बोधक शब्द है, ना कि मात्रा बोधक। तो ये वाला आपका गलत है। ठीक है, तो घाण, बात, वीलू किसके लिए इस्तेमाल होते हैं हमने देखा, और बरो बरो किसके लिए इस्तेमाल होता है? यह स्वाद बोधक शब्द है, तीखी चीजों के लिए, तीखे स्वाद के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, गिरीश तिवारी गिरदा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। गिरीश तिवारी गिरदा से रिलेटेड है। देखिए, इनकी पहली पुस्तक जंग किसके लिए थी? यह इनकी हिंदी कविताओं का संकलन है। क्या यह सही है? पहला बिल्कुल सही है। गिरीश तिवारी, जिन्हें गिरदा के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट नाम है इनका, यह इनकी जो पहली पुस्तक थी जंग किसके लिए थी, और इस पुस्तक में इन्होंने अपनी हिंदी कविताओं को संकलित किया था। जो गिरीश तिवारी गिरदा थे इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, इनकी कुमाऊनी कविताओं का संकलन जजैता एक कदिन तो आलो इस नाम से है। यह भी बिल्कुल सही है। इनकी कुमाऊनी रचनाएं जो हैं वो इस नाम से संकलित करी गई हैं। तो ये वाला और पहला वाला दोनों आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, जैसे नगाड़े खामोश हैं, इन्हीं की रचना है। हमारी कविता के आखर इन्हीं की है। शिखरों के स्वर इन्हीं की है। इसके अलावा रंग डारी दियो अलबेलियन इन्हीं की रचना है। ठीक है, जो मंगलेश डबराल है उन्होंने गिरीश तिवारी गिरदा को पहाड़ का नागार्जुन कहा था। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, आग पांच गढ़वाली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? जो एक शब्द युग्म है आग पांच, यह शब्द युग्म किसके लिए इस्तेमाल होता है गढ़वाली में? यह शब्द युग्म आगे और पीछे इसके लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आग पांच या फिर इसके अलावा एथर पैथर, ये भी किसके लिए होता है? आगे पीछे के लिए गढ़वाली में इस्तेमाल होता है। कई बार एक जैसे जो शब्दावली है, शब्द युग्म है, उनको भी पूछ लेता है। तो यहां पर इसको आपने ध्यान रखना है कि यह किसके लिए है? ये आगे और पीछे इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इसमें यहाँ की जो भाषा है उनके सवाल देखे, यहाँ के जो प्रमुख मेले हैं, उत्सव हैं, मंदिर हैं, उनके सवालों को कवर करने का प्रयास किया। 4 क्लासेस हम इस सीरीज में अभी तक कवर कर चुके हैं एमसीक्यू की। इसके अलावा जैसे मैंने कल भी कहा था, बहुत ही जल्द कोशिश करेंगे सांस्कृतिक तत्वों की डिटेल क्लास जो हमारी परीक्षा वाणी वाली चल रही है उसमें स्टार्ट करने की, और साथ में इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी की एमसीक्यू की क्लासेस को भी स्टार्ट करने की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।